नमस्कार बच्चों, मैं अखिलेश प्रताप सिंह। आज मैं आप लोगों को कक्षा 6 का विज्ञान विषय इसकी इकाई 2 पढ़ाऊंगा, जो कि उत्तर प्रदेश बोर्ड द्वारा चलाई जाती है। तो शुरू करते हैं। इकाई 2, इसका नाम है पदार्थ एवं पदार्थ के समूह। इस पाठ में हमको कुछ बिंदु जो पढ़ने हैं वो कैसे हैं। पहला बिंदु, पदार्थों के वर्गीकरण की आवश्यकता एवं इनका आधार। वर्गीकरण का मतलब पदार्थों को अलग अलग रखना। एक तरह के पदार्थ एक जगह हो जाएंगे, फिर दूसरी तरह के दूसरी जगह, तीसरी तरह के तीसरी जगह। उनको किस आधार पे बांटा जाएगा। कौन से पदार्थ कठोर होते हैं, कौन से चमकदार होते हैं, कौन से हल्के होते हैं, इनके आधार पे अलग अलग बांटा जाएगा। ठीक, ये पढ़ेंगे हम। दूसरा पॉइंट, विभिन्न लक्षणों के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण। अब हर पदार्थ के कुछ लक्षण भी होते हैं, तो उन लक्षण के आधार पर पदार्थ को कैसे अलग अलग किया गया है, ठीक, ये पढ़ना है। और आखिरी बिंदु पढ़ना है हमको, अणु तथा परमाणु का संक्षिप्त परिचय। अणु और परमाणु यानी मॉलिक्यूल और एटम। अणु मतलब मॉलिक्यूल और परमाणु मतलब एटम। एटम को परमाणु कहते हैं और मॉलिक्यूल को अणु कहते हैं। ठीक, तो ये सब हमको इस पाठ में पढ़ना है। तो शुरू करते हैं। पदार्थ क्या होता है। जो कुछ भी इस पृथ्वी पे है वो क्या है, वो पदार्थ है। धूल हो गया, लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, पानी हो गया, ये सब क्या है, ये सब पदार्थ हैं। ठीक, पदार्थ की कुछ खास चीज़ें क्या है, जैसे देखिए, प्रत्येक पदार्थ स्थान घेरता है तथा उसमें भार होता है। पदार्थ की विशेषता क्या है कि वह स्थान भी घेरता है और उसमें भार भी होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब रोज़ाना हम कौन कौन सी चीज़ें हमारे दैनिक जीवन में जो हम रोज़ाना यूज़ करते हैं, उसमें जो पदार्थ वाली वस्तुएं, सब कुछ पदार्थ ही है। जैसे हो गया, साइकिल का इस्तेमाल करते हैं तो वो लोहे से बनता है। रबड़, तो उसका टायर जो होता है रबड़ का होता है। तो कई चीज़ों से मिलके वो बनता है, अलग अलग पदार्थों से मिलके वो कई चीज़ें बनती हैं। अब जैसे गिलास हो गया, गिलास जो होता है वो स्टील का भी बनता है और कांच का भी बनता है। तो स्टील भी एक पदार्थ है, कांच भी एक पदार्थ है। ठीक, अब देखिए तालिका दी है, इसमें क्या लिखा है, एक पदार्थ से कई वस्तुएं बनाई जाती हैं। तो तालिका को पूरित कीजिए। अब लोहे से जो क्या क्या बनता है, लोहे से पेंच बनता है, कील बनता है, बर्तन, औजार। लकड़ी से मेज, कुर्सी, डंडा, ठीक, ये सब बनते हैं। ऐसे ही कांच के क्या बनते हैं, कांच का बर्तन भी बनता है, गिलास बनता है, और भी कई बर्तन बनते हैं। कांच की से सजावट के सामान बनते हैं। कांच से जो शीशा, दर्पण हमारे घर में होता है जिसमें हम चेहरा देखते हैं, वो भी कांच का ही होता है। ठीक, मिट्टी के बहुत सारे बर्तन बनते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला बिंदु है क्या, पदार्थ के वर्गीकरण की आवश्यकता एवं आधार। पदार्थ के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक, देखिए, पदार्थ का वर्गीकरण इसलिए किया गया जिससे हमको पता चल जाए कि कौन सा पदार्थ या कौन सा सामान किस पदार्थ का बना हुआ है। जैसे अब जो कील होती हैं, कील स्टील की भी बनती हैं और लोहे की भी बनती हैं। तो स्टील की कीलों को अलग कर दिया जाता है, लोहे की कीलों को अलग कर दिया जाता है, क्योंकि स्टील की कीलों में जंग नहीं लगता, लेकिन लोहे की कीलों में जंग लग जाता है। तो इसलिए इससे क्या हुआ, वर्गीकरण से हमको पता चल गया कि ये लोहे की कील है तो इसमें जंग लगेगा, और ये स्टील की कील है तो इसमें जंग नहीं लगेगा। वर्गीकरण हमने किया है, इसी कारण तो हम आसानी से जान गए। ठीक,
अब देखिए वर्गीकरण कहते किसको हैं। जब हम वस्तुओं को उनके विशेष गुणों, उपयोग आदि के आधार पर अलग अलग समूह में रखते हैं तब उनकी पहचान आसानी से की जा सकती है। ठीक, जैसे स्टील के कील अलग हो गए, लोहे के कील अलग हो गए, स्टील के बर्तन अलग हो गए, लोहे के बर्तन अलग हो गए। ठीक, वस्तुओं को उनके सामान्य लक्षणों के आधार पर अलग अलग समूह में व्यवस्थित करने की क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। ठीक, आगे समझ में वर्गीकरण। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, पदार्थ की बाह्य संरचना के आधार पर वर्गीकरण भौतिक वर्गीकरण कहलाता है। जैसे बाह्य संरचना, पदार्थ जो है उसका जो बाहरी आकार होता है, बाह्य संरचना होती है, उसके आधार पे भी हम पदार्थों को अलग अलग कर देते हैं। जैसे प्लास्टिक की बहुत सारी कुर्सियाँ होती हैं तो उन कुर्सियों को हम अलग करते हैं। ऐसे लकड़ी की भी कुर्सियाँ होती हैं तो आकार के आधार पे क्या हुआ, है तो दोनों कुर्सी, लेकिन एक प्लास्टिक की कुर्सी होती है, एक लकड़ी की कुर्सी होती है। ठीक, तो ये हो गया आकार के आधार पे या पदार्थ के आधार पे। ठीक, फिर तथा आंतरिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण रासायनिक वर्गीकरण कहलाता है। आंतरिक संरचना, आंतरिक संरचना जैसे कुर्सी क्या है, लोहे की कुर्सी होती है, लकड़ी की होती है, प्लास्टिक की होती है। तो हैं तो सारी कुर्सियाँ ही, लेकिन अंतर क्या है, एक उसका जो रासायनिक वर्गीकरण के आधार पे देखा जाए तो प्लास्टिक की कुर्सी हो गई, लोहे की हो गई और हमारी लकड़ी की हो गई। तो ये क्या हो गया, आंतरिक संरचना या आंतरिक वर्गीकरण, आंतरिक संरचना के आधार पे वर्गीकरण हो गया। भौतिक वर्गीकरण के अंतर्गत पदार्थ को ठोस, द्रव व गैस में विभाजित किया जा सकता है। रासायनिक वर्गीकरण के अंतर्गत पदार्थ को तत्व, यौगिक एवं मिश्रण में विभाजित करते हैं। तो ये मुख्य बिंदु है, इसको याद कर लीजिए। भौतिक वर्गीकरण किसको कहते हैं, जब पदार्थ को ठोस, द्रव और गैस में विभाजित किया जाता है तो उसको भौतिक वर्गीकरण कहते हैं। और रासायनिक वर्गीकरण कब होता है, जब पदार्थ को तत्व, यौगिक और मिश्रण के आधार पे बांटा जाता है। अगला पॉइंट, विभिन्न लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण। पदार्थ के कुछ लक्षण होते हैं, हर पदार्थ का अलग अलग लक्षण होता है, उसके आधार पे भी इनको बांटा गया है। जैसे नारियल का तेल पता ही होगा आप लोगों को, जाड़े के मौसम में ये बर्तन में ठोस रूप में जम जाता है, वहीं गर्मी में द्रव अवस्था में होता है। ठीक, एक जब नारियल की जो शीशी होती है ठंडी में देखा होगा आपने, वो जम जाता है, उसको हमको निकालना पड़ता है। लेकिन वही नारियल का तेल गर्मी के मौसम में एकदम पिघल सा जाता है। ठीक, ये उसका क्या है, उसके लक्षण हैं। ये नारियल का तेल उसका लक्षण हो गया। एक मोम हो गया, ठोस रूप में है, गर्म करने पर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन सामान्य ताप पे वो ठोस अवस्था में रहता है और गर्म करने पे द्रव अवस्था में हो जाता है मोम। ठीक, यदि हम द्रव मोम को गर्म करते जाएं तो वह मोम वाष्प बनकर उड़ जाता है। या जैसे पानी होता है ना, पानी को बहुत ज़्यादा खौला देते हैं तो क्या होता है, पानी भाप बन के उड़ जाता है, वाष्प बन के। वैसे ही मोम भी है, मोम को हम बहुत देर तक गरमाएंगे अगर, तो मोम भी वाष्प बन के उड़ने लगेगा। अब पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं कितनी होती हैं, अभी ऊपर बताया है। भौतिक अवस्था पदार्थ की होती हैं 3, ठोस, द्रव, गैस। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठोस क्या होता है, ठोस, ठोस आप जानते ही होंगे, जो चीज़ें कठोर होती हैं, आसानी से मुड़े ना, आसानी से दबे ना, वो क्या होते हैं, ठोस। अब ये ठोस क्यों होते हैं, क्यों, क्योंकि इसके जो सूक्ष्मतम कण होते हैं, इसमें किसी भी पदार्थ, कोई भी पदार्थ बनता है तो बहुत सारे सूक्ष्म कणों से मिलके बना होता है। बहुत छोटे छोटे, इतने सूक्ष्म कण होते हैं कि हमको दिखाई भी नहीं देते, इतने छोटे छोटे होते हैं। तो वही सूक्ष्म कण जब एक
व्यवस्थित संरचना में एकदम नज़दीक नज़दीक जुड़े होते हैं। जैसे देखिए ये है, ये दोनों आपस में एकदम जुड़े हुए हैं। ऐसे ही ये दूसरे से जुड़ा है, ये तीसरे से जुड़ा है, ऐसे ही फिर ये आपस में जुड़े हैं, देखिए सब जुड़े हैं। ठीक, तो ये जब छोटे छोटे कण आपस में एकदम बहुत नज़दीकी से जुड़े होते हैं तो वो ठोस अवस्था का रूप ले लेते हैं और वो पदार्थ ठोस बन जाता है। ये देखिए लिखा, ठोस पदार्थ में कण या अणु, कण को ही अणु कहते हैं, अणु को ही कण कहते हैं। ठीक, तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, कोई भी दुविधा नहीं रहनी चाहिए। ठोस पदार्थ में कण या अणु बहुत पास पास होते हैं, इनमें आपसी आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। अब ये पास पास होते हैं, इनमें आकर्षण बल बहुत अधिक होता है जो इन्हें एक साथ बांधे रखता है। ठोस पदार्थ के कण अपने स्थान पर लगभग स्थिर होते हैं, इसी कारण इनकी आकृति एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं। अब देखिए मुख्य क्या चीज़ है, देखिए जब ये कोई चीज़ स्थिर होगा अपनी जगह पे तो उसका आकार निश्चित हो जाएगा, आयतन भी निश्चित हो जाएगा। जब वो अपनी जगह से हिलेगा ही नहीं तो उसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो जाएगा। ठीक, तो अब देखिए ये क्या होता है, इसमें ठोस में उसके जो कण होते हैं वो आपस में बहुत नज़दीक होते हैं, उनके अंदर आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, वो स्थिर होते हैं और इसी कारण ठोस की आकृति एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं। ठीक, जैसे उदाहरण के लिए देखिए, जैसे ईंट होता है वो ठोस होता है ना, भारी भी होता है, कड़ा भी होता है, ऐसे हाथ से दबाने से दबता नहीं। ठीक, ठीक है। अब द्रव देखते हैं। देखिए द्रव के बारे में इस चित्र में समझाया गया है। द्रव में क्या होता है, जैसे कि द्रव के जो कण होते हैं, दो जो अणु होते हैं, उनके बीच में जो आकर्षण बल लगता है वो ठोस की तुलना में कम लगता है। और जब उनके बीच में आकर्षण बल कम लगता है तो वो उनके जो अगल बगल वाले अणु होते हैं उनसे उनकी दूरी बढ़ जाती है, और जब उनकी दूरी बढ़ जाती है तो वो एक जगह स्थिर नहीं रह पाते। उनका जो हर एक एक कण है वो एक जगह पे स्थिर नहीं रह पाता, और जब वो स्थिर नहीं रहेगा तो उसकी आकृति निश्चित नहीं होगी। जब तक कोई चीज़ स्थिर नहीं होगी उसकी आकृति निश्चित नहीं होगी। ठीक, अब देखिए उदाहरण कैसे समझेंगे। देखिए कोई दो बर्तन ले लीजिए, मान लीजिए एक लीटर पानी है, 1 लीटर पानी को हमने एक गिलास में भर लिया या किसी लोटे में भर लिया और फिर उसको हमने एक भगोने में उड़ेल दिया, तो क्या हुआ, पानी तो 1 ही लीटर है, लेकिन जब लोटे में था या गिलास में था तो वो गिलास के आकार का था, लेकिन वहीं हमने जब उसको भगोने में उड़ेला तो भगोने का आकार का हो गया। पानी तो भगोने का आकार का हो गया ना। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये होता है कि जिस बर्तन में द्रव रखा जाता है वह उसी का आकार ले लेता है, किंतु उसका आयतन निश्चित रहता है। पानी तो हमने 1 ही लीटर लिया था तो आयतन क्या हो गया, निश्चित हो गया, 1 लीटर आयतन हो गया उसका, लेकिन आकार बर्तन के हिसाब से उसका आकार बदलता रहता है। ठीक, अब आगे देखते हैं। हाँ, इसमें द्रव में आपसी आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम होता है, ये ज़रूर याद रखिएगा। आगे देखते हैं गैस। देखिए गैस, अब गैस का जो चित्र है देखिए यहाँ पे बना हुआ है। अब गैस में क्या होता है, गैस के जो अणु होते हैं इनके अणुओं के बीच की जो दूरी होती है वो अधिक होती है, इनके अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल लगता है वो द्रव की तुलना में बहुत कम होता है। ठीक, द्रव की तुलना में बहुत कम होता है, इसी कारण ये अणु अपने बगल वाले अणु से या अपने जो उसके निकटतम अणु से है उसका निकटतम अणु है, जैसे ये एक अणु है तो इसका निकटतम अणु क्या है, ये है,
तो इसकी इन दोनों के बीच में ये देखिए गैप है, दिख रहा है ना, ये बीच में जो दूरी है ये ज़्यादा हो गई है, द्रव की अपेक्षा ये दूरी बढ़ गई है और इसी कारण ये उड़ता है, ये हवा से हल्का हो जाता है और ये उड़ने लगता है, ऊपर की तरफ भागने लगता है। गैस क्या होता है, गैस ऊपर की तरफ जाता है जब हम जलाते हैं, जैसे अगरबत्ती जला दिए तो उसका जो धुआं निकलता है कहाँ जाता है, वो ऊपर की तरफ जाता है ना। अब देखिए देखिए इनके बीच की भी दूरी अधिक है, तो जब इनके बीच की दूरी अधिक है तो इनका भी आकार निश्चित नहीं होगा। ठीक, ये तो फिक्स हो गया, ये तो एकदम निश्चित हो गया कि इनका भी आकार निश्चित नहीं होगा। लेकिन अब इसमें इनका आयतन भी निश्चित नहीं होता। ठीक, देखिए इसमें लिखा ना, घर में जलती हुई अगरबत्ती को देखा होगा, इसमें से काले भूरे जो भी धुएं निकलते हैं, धुआं निकलता है, इस धुएं की बनावट एवं आयतन दोनों निश्चित नहीं होते। ठीक, और इनमें जो आपसी आकर्षण बल होता है, इन गैसीय पदार्थों के कण अपेक्षाकृत बहुत दूर दूर होते हैं और इनमें आपसी आकर्षण बल नहीं के बराबर होता है, यानी बहुत ही कम होता है आपसी आकर्षण बल। अब देखिए आगे इसमें क्या लिखा है, अतः पदार्थ की अवस्था के आधार पर पदार्थ को ठोस, द्रव, गैस में वर्गीकृत किया जाता है। ठोस मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, ठोस को सॉलिड कहते हैं, द्रव को लिक्विड कहते हैं और गैस को गैस कहते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, जल में घुलनशीलता के आधार पे। अब जल में घुलनशीलता के आधार पे पदार्थ का वर्गीकरण, जो पदार्थ जल में घुल जाते हैं वो घुलनशील पदार्थ कहलाते हैं और जो पदार्थ जल में नहीं घुलते उन्हें अघुलनशील पदार्थ कहते हैं। जैसे नमक, चीनी, ये सब क्या है, घुलनशील पदार्थ हैं। ठीक, वहीं लकड़ी के बुरादे, लोहे के बुरादे, ये सब क्या है, अघुलनशील पदार्थ हैं। ठीक, ये हमको पता है। अब देखिए अब इसमें कुछ एक ये बात देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा नमक पानी में घुलनशील है किंतु मिट्टी के तेल में अघुलनशील है। अब देखिए यहाँ पे जो द्रव अवस्था के पदार्थ हैं, द्रव अवस्था का वर्गीकरण है। देखो ठोस, द्रव, गैस, एक वर्गीकरण तो ये हो गया, लेकिन अब द्रव के अंदर भी कई तरह के द्रव होते हैं, जैसे पानी हो गया, मिट्टी का तेल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सब क्या है, अलग अलग तरह के द्रव हैं। सरसों का तेल हो गया, नारियल का तेल हो गया। ठीक, द्रव के अंदर इतने तरह के द्रव होते हैं या बहुत सारे तरह के द्रव होते हैं। तो वहीं जो नमक होता है, नमक एक घुलनशील पदार्थ है, लेकिन अब ये पता होना चाहिए कि नमक घुलनशील पदार्थ है तो किसके तुलना में घुलनशील है, किसके सापेक्ष उसको घुलनशील कहा जा रहा है। तो नमक घुलनशील है किसमें, जल में, पानी में। लेकिन अगर कहा जाए कि क्या नमक मिट्टी के तेल में घुलनशील है, तो कहा जाएगा नहीं, नमक जो है वो मिट्टी के तेल में नहीं घुलता, उसमें घुलनशील नहीं होता। ठीक, तो इससे क्या होता है, घुलनशीलता के आधार पे भी वर्गीकरण होता है। पानी के हिसाब से देखेंगे तो पानी के हिसाब से हो गया क्या, पानी में नमक, चीनी आदि घुलनशील हैं। चाक हो गया, लकड़ी के बुरादे हो गए आदि, ये क्या हो गए, अघुलनशील हैं। वहीं अगर मिट्टी का तेल ले लिया जाए तो क्या है, वहाँ के लिए, उसके लिए हो जाएगा क्या, नमक पानी में तो घुलनशील है लेकिन वही नमक मिट्टी के तेल में घुलनशील नहीं होता। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब इस प्रकार जल में घुलनशीलता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण कर सकते हैं। पदार्थों का वर्गीकरण होता है वो मुख्य तौर पे जल में घुलनशीलता के आधार पे होता है। जल के सापेक्ष भार के आधार पे अब देखिए कैसे वर्गीकरण करेंगे। कुछ पदार्थ जल की अपेक्षा भारी तथा कुछ हल्के होते हैं। ठीक, जैसे
अगर मिट्टी के तेल को पानी में डाला जाए तो क्या होता है, मिट्टी का तेल ऊपर तैरता है। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, मिट्टी का तेल पानी से हल्का होता है। तो ऐसे ही देखिए इसमें पूरी एक तालिका बनी हुई है। जैसे सरसों का तेल क्या होता है, पानी से तुलना की जा रही है, ठीक। तो क्या होता है, पानी पे सरसों का तेल तैरता है। तो इससे क्या पता चलता है कि जल से जो सरसों का तेल है वो हल्का होता है। ऐसे ही मोम तैरता है, ये भी हल्का होता है। लोहे की कील डूब जाती है, लोहे की कील पानी से भारी होती है इसलिए डूब जाती है। कांच की गोली डूबती है, जल से भारी होती है। लकड़ी का टुकड़ा तैरता है, जल से हल्का होता है। चलिए, बहुत से कारण हैं, अभी आगे और पढ़ते हैं। पारदर्शिता के आधार पे, पारदर्शिता के आधार पे वर्गीकरण कैसे करेंगे। जैसे एकदम साफ और स्वच्छ पानी अगर देखा जाए तो वो क्या होता है, पारदर्शी होता है। एक पारदर्शी कांच होता है जिसके आर पार हम देख सकते हैं, ये हो गया पारदर्शिता। लेकिन वही लकड़ी हो तो, लकड़ी का मेज है, अगर हम ऊपर से देखें तो नीचे फर्श हमको नहीं दिखाई देता। तो ये क्या है, पारदर्शिता नहीं है, ठीक। तेल लगा कागज़ होता है, जिस कागज़ पे तेल लग जाता है, देखिए सरसों का तेल वेल, तो क्या होता है, हल्का सा पारदर्शी हो जाता है, लेकिन हमको एकदम धुंधला पारदर्शी होता है। मतलब एकदम साफ तौर पे हम दूसरी तरफ नहीं देख पाते, ठीक। तो ये हो गया क्या, पारदर्शिता के आधार पे। अब इसमें पारदर्शिता के आधार पे बांटा गया है किसमें किसमें। एक तो हो गया पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और पारभासी। अब देखिए पारदर्शी पदार्थ कौन कौन से हो गए। देखिए, वे पदार्थ जिनके आर पार देखा जा सकता है पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे स्वच्छ पानी, एकदम जो एकदम साफ़ सुथरा पानी होता है उसके आर पार हम देख सकते हैं। और जो कांच होता है, पारदर्शी कांच, ट्रांसपेरेंट ग्लास बोलते हैं, आर पार हम उसके देख सकते हैं। तो ये क्या है, पारदर्शी पदार्थ के उदाहरण। दूसरा, वे पदार्थ जिनके आर पार प्रकाश नहीं जा सकता। अब क्या होता है इसमें, पारदर्शी में तो प्रकाश आर पार जाता है इसीलिए हमको दिखाई देता है। अपारदर्शी में प्रकाश एक तरफ से दूसरी तरफ जा ही नहीं पाता। मतलब हमारी आँखों से जो प्रकाश जाती है, वो प्रकाश तो वैसे जाता ही है, लेकिन हमारी आँखों से जो प्रकाश जाती है वो आर पार नहीं जा पाती, इसलिए वो पदार्थ अपारदर्शी कहलाते हैं, जैसे लकड़ी, कागज़ आदि, ठीक। तीसरा, वे पदार्थ जिनके द्वारा धुंधला या आंशिक रूप से आर पार देखा जा सकता है वे पारभासी कहलाते हैं, जैसे तेल लगा कागज़, पेन, कांच आदि, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें तालिका दी है, अब इस तालिका को आप लोग पढ़िएगा। देखिए पहला लिखा है, यहाँ क्रम लिखा है या वस्तु का नाम। अब ये बताना है ये जो वस्तु है ये इसमें टिक लगाना है बस। तो अपारदर्शी है, पारदर्शी है, पारभासी है। तो चमड़ा क्या है, चमड़ा पारदर्शी होता है, पारभासी होता है, अपारदर्शी होता है। चमड़े के आर पार हम देख सकते हैं क्या, नहीं, तो इस पे टिक मार देंगे, ठीक। यहाँ पे ऐसे क्रॉस कर देंगे। ऐसे ही मोटा कपड़ा, पतले कांच का टुकड़ा, पत्थर, ट्रेसिंग पेपर, इसके बारे में आप ऐसे तालिका में भरेंगे। कठोरता के आधार पे, कठोरता के आधार पे जैसे हो गया ठोस पदार्थ, लोहा, लकड़ी, कांच के टुकड़े, रुई, ऊन, रबड़, गेंद, स्पंज आदि ठोस पदार्थ हो गए। अब इसमें ठोस पदार्थ के आधार पे देखिए, लोहा, लकड़ी हाथ से नहीं दबते, कांच के टुकड़े भी हाथ से जल्दी नहीं दबते, लेकिन वहीं रुई, ऊन और रबड़ की गेंद, स्पंज आदि क्या होता है, हाथ से पकड़ के हम दबा देते हैं। तो हैं तो ठोस, लेकिन कई तरह के ठोस हैं, कुछ बहुत कड़े होते हैं, कुछ बहुत हार्ड होते हैं, लेकिन कुछ मुलायम ठोस होते हैं, जैसे स्पंज हो गया, रुई हो गया, ठीक। जो आसानी से दब जाएं वो मुलायम पदार्थ होते हैं, और जो आसानी से ना दबें वो कठोर पदार्थ होते हैं। चुंबक के सापेक्ष व्यवहार के आधार पे, अब इसमें कह सकते हैं चुंबकीय पदार्थ और अचुंबकीय पदार्थ, ठीक। चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, चुंबक जिन पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है वो चुंबकीय पदार्थ होते हैं, और जिन पदार्थों को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाता वो अचुंबकीय पदार्थ होते हैं, ठीक।
चुंबक जिन पदार्थों को चिपका लेता है अर्थात अपनी ओर आकर्षित करता है वे चुंबकीय तथा जिन पदार्थों को आकर्षित नहीं करता है वे अचुंबकीय पदार्थ होते हैं। चुंबक लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर खींच लेता है। लोहे के अतिरिक्त चुंबक निकिल कोबाल्ट जैसी अन्य धातुओं से बनी वस्तुओं को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये पदार्थ के निर्माण की मौलिक इकाई। अब देखिए एक उदाहरण जैसे देखिए चौक होता है, हम चौक लेते हैं और उसको खूब, मान लीजिए एक चौक लिया हमने, अब उसको खूब पीस लिया हमने ईंटे से रगड़ के, मिक्सी में, जहाँ जैसा चाहो आप, एकदम खूब रगड़ा हमने, ईंटे से खूब रगड़ा एकदम महीन कर दिया एकदम पीस के। अब क्या हुआ इसमें, चौक था सीधा, उसको हमने पीस डाला, तो उसके जो अणु हैं वो क्या हैं, हर अणु उसका समान है। यही तो हुआ, हर अणु उसका समान है, अलग अलग हो गए हैं लेकिन एक ही प्रकार के हैं। एक ही प्रकार से मतलब जैसे दो लोहे की कील रख दी जाए तो क्या होगा, यही कहा जाएगा ना कि लोहे की कील है। तो क्या हुआ, एक ही पदार्थ है, यानी पदार्थ क्या है, लोहा, और दोनों लोहे की कील हैं, तो पदार्थ का प्रकार एक ही हो गया। वैसे ही चौक है, चौक के दो टुकड़े कर दें तो भी चौक ही कहा जाएगा, पदार्थ तो चौक है, उसमें जो चौक में जो पदार्थ होता है उसी के गुण उसमें मौजूद हैं। तो कितना भी छोटा एकदम बुरादा बना दिया जाए तो उसके जो अणु जितने भी बनेंगे वो क्या होंगे, वो एक ही प्रकार के पदार्थ होंगे। ठीक, तो हाँ एक चीज़ और, कुछ पदार्थ एक ही पदार्थ से मिलके बने होते हैं, वहीं कुछ पदार्थ कई पदार्थों से मिलके बने होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे लिखा है, ये ऐसे करके देखते हैं। चाक अथवा कोयले का एक बड़ा टुकड़ा लीजिए, इसे पीटकर टुकड़ों में विभाजित कर लें। इसके हर टुकड़े में उस पदार्थ के गुण विद्यमान हैं। ठीक, अब जितना कोयले को तोड़ के कितना भी छोटा कर दिया जाएगा रहेगा तो कोयला ही ना, चौक को कितना भी तोड़ दिया जाए रहेगा चौक ही। तो चौक के अंदर जो चौक होता है, चाक के अंदर चाक का गुण विद्यमान होगा और कोयले के अंदर कोयले का गुण विद्यमान होगा, चाहे कितने भी भागों में उसको बांट दिया जाए। अब इनको इतना पीस के खूब एकदम महीन सा पीस लीजिए, पूरा पाउडर के रूप में बन जाए। जैसे चौक को खूब एकदम महीन सा कर देते हैं तो एकदम पाउडर जैसा हो जाता है ना, ठोकने पे उड़ने लगता है, इतना इतना महीन हो जाता है। अब इस पाउडर को किसी महीन कपड़े से छान लें। छानने पर बहुत महीन कण प्राप्त होते हैं, अर्थात छोटे कण भी अनेक अत्यधिक छोटे कणों से मिलकर बने हैं। यानी क्या होता है, एक सीधी चौक को तोड़ दिया हमने, दो चौक हो गए, यानी दो चौक से मिलके एक बड़ी चाक बनी थी। अब उसके 4 भाग कर देंगे तो 4 भाग से मिलके एक बड़ी चौक बनी थी। 10 कर देंगे तो 10 से मिलके एक बड़ी चौक बनी थी। 1000 कर देंगे तो 1000 से मिलके एक बड़ी चौक बनी थी। ऐसा है ना। ऐसे ही जब बुरादा हो जाता है एकदम, उन बुरादों से मिलके ही तो एक सामान बनता है, एक चौक बनी होगी। तो वही ये कह रहा है कि बहुत छोटे छोटे कणों से मिलके एक पदार्थ बनता है। इस प्रकार के और अति सूक्ष्म कणों की कल्पना करें। ठीक, इससे हम सोच सकते हैं कि इतने छोटे भी कण हो सकते हैं जो हमको दिखाई ना दें, हम अपने आँखों से देख भी नहीं पाते, इतने छोटे छोटे कण होते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि पदार्थ स्वयं सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें अणु या परमाणु कहते हैं। अब अणु या परमाणु से मिलकर बना होता है पदार्थ। अब देखिए अणु क्या होता है। अणु मतलब मॉलिक्यूल, परमाणु मतलब एटम। अब देखिए अणु क्या है, पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है तथा उसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान होते हैं, अणु कहलाता है। किसी तत्व के सभी अणु एक समान होते हैं तथा भिन्न भिन्न तत्वों के अणु गुण में भिन्न होते हैं। अब देखिए कोई तत्व है, एक तत्व मान लीजिए लोहा है, तो लोहे को कितने भाग में भी तोड़ दिया जाए वो रहेगा लोहा ही। यानी हर
लोहे को कितने भी भागों में काट दिया जाए, एक लोहे की छड़ लेके कितने भी भागों में काट दिया जाए, उस छड़ के अंदर लोहे के गुण विद्यमान होंगे। लेकिन वहीं अगर तत्व भिन्न प्रकार के हैं तो उनके गुण भी भिन्न हो जाएंगे। ठीक, अब अणु क्या कह रहा है, चौक को हमने खूब, देखिए यहाँ चौक को हमने खूब पीस दिया तो बहुत महीन महीन कण हो गए। अब उसमें कल्पना करिए कि बहुत सूक्ष्मतम कण है, इतना छोटा कण है कि हम देख नहीं पाते उसको। तो ऐसे कणों, ऐसे जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं, मतलब एकदम फ्री अवेलेबल होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। और उनके जो स्वतंत्र अवस्था में रहने के बाद उसमें उसी पदार्थ के गुण विद्यमान रहते हैं, उस पदार्थ के जो सारे गुण होते हैं वो सारे उसमें रहेंगे। उन्हीं छोटे कणों को अणु कहा जाता है। ठीक, उन्हीं छोटे कणों को अणु कहते हैं या कण कहते हैं। अब परमाणु क्या होता है, परमाणु किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। अब देखिए, परमाणु किसी भी पदार्थ का वह भाग है, वह कण है, वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता, और स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहने के बावजूद भी वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसे परमाणु कहते हैं। ठीक, जैसे अब देखिए उदाहरण बता देते हैं। अणु, अणु में जैसे पानी हो गया, पानी क्या है, एक पदार्थ है। ठीक, पानी एक पदार्थ है। अब पदार्थ में जो मॉलिक्यूल है, पदार्थ को जो अणु है, अणु मतलब मॉलिक्यूल, मान लीजिए पानी का एक अणु, पानी का एक अणु, उसका क्या रासायनिक सूत्र होगा, पानी के एक अणु का रासायनिक सूत्र होता है H2O। ठीक, ये पानी का एक अणु है। ठीक, ये पूरा पानी का एक अणु कहलाता है। अब देखिए, अब इसमें पूछा जाए परमाणु कितने हैं। अब अलग अलग प्रकार के परमाणु से मिलके बना है पानी। अब इसमें 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, यानी 2 हाइड्रोजन परमाणु और 1 ऑक्सीजन परमाणु से मिलके ये हमारा एक मॉलिक्यूल बना है, क्या, H2O। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अणु तथा परमाणु को नग्न आँखों से देखना संभव नहीं है, परमाणु आपस में संयुक्त होकर अणु का निर्माण करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, परमाणु आपस में मिलकर ही एक अणु का निर्माण करते हैं। जैसे 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलके पानी का एक अणु बनाते हैं, H2O। ठीक, समान परमाणुओं के संयोग से तत्व के अणु बनते हैं, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। भिन्न परमाणुओं के संयोग से यौगिक अणु बनते हैं, जैसे जल, कार्बन डाइऑक्साइड आदि। अतः परमाणु किसी पदार्थ के निर्माण की मौलिक इकाई होती है। तो अगर कोई पूछता है किसी भी पदार्थ के निर्माण की मौलिक इकाई क्या है, तो परमाणु है। हाँ, परमाणु अगर अलग अलग तत्व के हैं तो वो मिलकर एक यौगिक बनाएंगे, और अगर एक ही तत्व के परमाणु आपस में मिल रहे हैं तो वो आपस में संयोग करते हैं तो वो तत्व के अणु बनते हैं। ठीक, तत्व का ही अणु बनेगा। जैसे H प्लस H बनेगा, यानी हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, तो ये क्या बन जाता है, H2। ठीक, 2 हाइड्रोजन हो गए, तो ये एक ही प्रकार का तत्व है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन ये दोनों एक ही प्रकार के हैं, तो एक ही प्रकार का अणु बना, क्या, H2। ठीक, लेकिन वहीं अगर हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का एक अणु जब आपस में संयोग करते हैं तो क्या बनता है, H2O। ठीक, तो ये अलग अलग प्रकार के हो गए। ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन का अणु है, ये ऑक्सीजन का अणु है, इसने मिलके क्या बना दिया, सॉरी, ये हाइड्रोजन का
परमाणु है, ये ऑक्सीजन का परमाणु है, ये मिलके क्या बना दिया, एक मॉलिक्यूल बनाया किसका, पानी का, H2O। ठीक, यहाँ पे देखिए कुछ और भी जाने। परमाणु शब्द को यूनानी भाषा में एटाक्स कहते हैं, जिसका अर्थ है अविभाज्य। ठीक, परमाणु को परमाणु अविभाज्य कहलाता है, अविभाज्य नाम से भी जाना जाता है इसका, यूनानी भाषा में कहते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार तत्व अत्यंत सूक्ष्म अविभाज्य कणों से बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। अब इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की खोज के बाद परमाणु को विभाज्य माना जाने लगा। जब तक इन तीनों की खोज नहीं हुई थी तब तक परमाणु को अविभाज्य कहते थे, अविभाज्य सूक्ष्म कण कहा जाता था इसे। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज हो गई तब माना गया कि हाँ, परमाणु को भी विभाजित किया जा सकता है। आधुनिक परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु विभाज्य है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को परमाणु का मूलभूत कण भी कहते हैं। प्रोटॉन धनावेश होता है, P से दर्शित करते हैं। इलेक्ट्रॉन ऋणावेश होता है, E से दर्शित करते हैं। न्यूट्रॉन उदासीन होता है, N से दर्शित करते हैं। ठीक, चलिए अब देखिए इसमें हमने क्या क्या सीखा। पहला पॉइंट, प्रत्येक पदार्थ स्थान घेरता है तथा उसमें भार होता है। हाँ, ठीक है। पदार्थ का वर्गीकरण उसके आकार, बनावट, रंग, उपयोग आदि के आधार पर किया जाता है। किसी वस्तु को बनाने में एक ही पदार्थ का प्रयोग हो सकता है अथवा वस्तु कई पदार्थ से मिलकर भी बना हो सकता है। ठीक, जैसे लोहे की कील या फिर स्टील कई पदार्थों से मिलकर बनता है। पदार्थ का वर्गीकरण विलयता, पारदर्शिता, कठोरता, चुंबकत्व आदि के आधार पर किया जा सकता है। ये सब हमने पढ़ लिया। अब देखिए इसका अभ्यास प्रश्न आया है। इस पाठ का अभ्यास प्रश्न आप लोग खुद से करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, देख लीजिए, ये इसमें से जो सही उत्तर है उस पर टिक लगाना है। दूसरे प्रश्न में देखिए रिक्त स्थान भरना है, ये सब आप लोग खुद से करेंगे। तीसरा प्रश्न देख लीजिए, छोटे छोटे उत्तर लिखने हैं इसमें प्रश्नों के। चौथा देखिए कारण बताइए। पांचवा इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां, ये 10 प्रश्न हैं इसमें कुल मिला के। इन सभी प्रश्नों को आप लोग हल करेंगे। ठीक, अब ये पाठ हो गया है आप लोग का ख़त्म, ये पाठ समाप्त हो गया। इसके अभ्यास प्रश्न आप लोग हल करिएगा। अगर नहीं हल होता है तो अगली वीडियो में उसका हल मैं आप लोगों को दे दूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।